morning students, welcome to class 8, the chapter number 1 of your political science SST portion, and here we are going to discuss the main key features of the Indian Constitution. In our last class we also discussed about the key features of our Constitution, just like the federalism, the parliamentary system, separation of the power, and also we are going to discuss the two new features of our Constitution. Students, हम लोगों ने कल की क्लास तक इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की कुछ खासियत, कुछ की फीचर्स पढ़ना शुरू किया था और आज हम लोग उन्हीं की फीचर्स को आगे ले जा रहे हैं। जानेंगे कुछ और की फीचर्स के बारे में या कुछ विशेषताओं के बारे में, कुछ मेरिट्स के बारे में जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को बहुत खास बना देती है। ठीक है, और इसी के साथ अभी तक की क्लास में बच्चों हम लोगों ने कॉन्स्टिट्यूशन का मीनिंग, कॉन्स्टिट्यूशन की नीड क्यों है हम लोगों को, वो सारा डिस्कस किया। ठीक है, आज की क्लास में भी हम लोग जो है कॉन्स्टिट्यूशन के मेन की फीचर्स को जानेंगे और इसी के साथ में अपना जी चैप्टर भी कंप्लीट करेंगे। तो बच्चों, आपको अभी तक जो पढ़ाया है, मुझे आशा है आपने वीडियो ढंग से देखा है, आपको समझ में आया है। तो कल की क्लास को आगे ले जाते हुए आज हमारा जो सब टॉपिक है वो यही रहेगा की फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। मतलब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के मेन की फीचर्स, टोटल 5 की फीचर्स थे, जिसमें से 3 की फीचर्स हम लोग कल की क्लास में डिस्कस कर चुके हैं। हमने देखा कि हमारी कंट्री एक फेडरल कंट्री है, फेडरलिज्म को अपनाती है। सेकंड थिंग आ गई पार्लियामेंट्री सिस्टम जो है हमारी कंट्री का, जिसके अंदर हम देखते हैं कि पार्लियामेंट्री के अंदर जो भी रिप्रेजेंटेटिव होते हैं वो डायरेक्टली इलेक्ट होकर आते हैं, लोकसभा राज्यसभा। बच्चों मैंने आपको बताया था। थर्ड हमने देखा था सेपरेशन ऑफ पावर। गवर्नमेंट के अंदर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने सरकार के बीच में पावर को बांट रखा है, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी के बीच में। और साथ में ये जो गवर्नमेंट के 3 ऑर्गन्स है ये एक दूसरे को कंट्रोल भी करते हैं ताकि कोई भी ऑर्गन अपनी मन मर्जी नहीं कर सके या किसी भी तरह का दूसरों को नुकसान नहीं पहुंचा सके। तो आज हम उसके आगे पढ़ने वाले हैं बच्चों, जिसमें हम लोग जानेंगे फंडामेंटल राइट्स के बारे में। तो कॉन्स्टिट्यूशन का सबसे मेन एलिमेंट कह सकते हैं, ये समझ सकते हैं कि हमारी कंट्री एक डेमोक्रेटिक कंट्री है जहाँ पर जनता वोट देकर अपना नेता चुनती है। ऐसी कंट्री के अंदर लोगों को फंडामेंटल राइट्स दिए गए। फंडामेंटल का मतलब होता है मौलिक, मतलब कुछ मूल अधिकार दिए गए हैं। बच्चों, हम सब इंसान हैं, ह्यूमन बींग्स हैं, अपनी पर्सनैलिटी की, अपने खुद के डेवलपमेंट के लिए हम लोगों को कुछ राइट्स होने चाहिए। और इसीलिए जब हमारा कंट्री इंडिपेंडेंट हुआ तो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के जितने भी मेंबर्स थे उन्होंने बड़ा ही सोच समझकर कंट्री के लोगों के डेवलपमेंट को ध्यान में रखते हुए फंडामेंटल राइट्स कॉन्स्टिट्यूशन में जोड़ दिए। अब ये फंडामेंटल राइट्स का मतलब सिंपल सा है अधिकार। बच्चों, जिस तरह से आप देखते हैं कि हमारे घर में भी हम लोग अपने फैमिली के मेंबर हैं, तो फैमिली में भी हमको कुछ फ्रीडम दी जाती है, कुछ छूट दी गई है, कुछ हक दिए गए हैं ताकि हम लोग आगे बढ़ सके, खुद का डेवलपमेंट कर सके। तो पहली चीज बच्चों आपको समझनी पड़ेगी कि ये जो राइट्स है, राइट मतलब अधिकार, हक जिसको हम कहते हैं, तो राइट्स जो है वो हमारे डेवलपमेंट के लिए है, किसी और को नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं होते। जैसे आप कई बार देखते हैं कि घर के अंदर कोई बड़े होते हैं तो बड़ों को तो हक होता है छोटे को डांटने का, है ना। अगर कोई आपसे छोटा गलती कर रहा है तो आप क्या करोगे, उसको डांटोगे, उसको समझाओगे, है ना। और कई बार हम देखते हैं कि हाथ भी उठा देते हैं बड़े से होते हैं। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या है, बड़ों का हक है दूसरों छोटों को समझाना, बुझाना, उनकी गलतियों को उन्हें बताना और अगली बार गलती नहीं करे इसके लिए डांटना, मारना, पीटना। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या है, बड़ों का हक है। लेकिन मान लीजिए अगर आपके बड़े आपको बिना किसी कारण के मारने लगे, डांटने लगे, तो क्या होगा। इसका मतलब तो यही हुआ ना कि वो उनको जो हक है बड़े होने के नाते वो उसका क्या कर रहे हैं, गलत यूज कर रहे हैं। तो इस तरह से हमारी कंट्री में अपने हमारे जो सिटीजन्स हैं, देश के रहने वाले जो लोग हैं, उनके डेवलपमेंट को ध्यान में रखते हुए कुछ फंडामेंटल राइट्स जो है हम लोगों के कॉन्स्टिट्यूशन में जोड़े गए ताकि देश का हर इंसान, हर नागरिक आगे बढ़ सके और कुछ कर सके। तो बच्चों, फंडामेंटल राइट्स जो है कॉन्स्टिट्यूशन का सबसे इम्पोर्टेंट एलिमेंट है। ठीक है, अब हमारी कॉन्स्टिट्यूशन में
6 फंडामेंटल राइट्स जोड़े गए। मतलब भारत का सिटीजन होने के नाते हम लोगों को कितने राइट्स दिए गए? 6 राइट्स दिए गए, जो हम आज अपनी क्लास के अंदर जानेंगे और समझेंगे। ठीक है, तो देखते हैं पहले कि ये फंडामेंटल राइट्स क्या होते हैं, क्यों हम लोगों को ये फंडामेंटल राइट्स कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किए गए। तो देखिए, these rights protect citizens against the arbitrary, absolute, excessive power by state। तो सबसे पहली बात तो यही है कि कॉन्स्टिट्यूशन ने हमको ये राइट्स किस लिए दिए? ताकि हमको प्रोटेक्ट कर सके। किससे प्रोटेक्ट कर सके? पावर से। किससे? गवर्नमेंट से। ताकि सरकार अपनी मनमर्जी नहीं कर पाए, इसके लिए हम लोगों को कुछ अधिकार दिए गए, ताकि अगर हमसे ये कोई अधिकार छीनता है, चाहे वो सरकारी है, तो हम सीधा कोर्ट जा सकते हैं, अपने हम लोग जस्टिस की डिमांड कर सकते हैं। तो बच्चों, पहली चीज तो ये है कि सिटीजन्स को प्रोटेक्ट करने के लिए पावर, मतलब वे लोग जिनके पास पावर है, जिनके पास शक्ति है, जो बहुत ही बड़े लोग हैं, जिनको हम नेता कहते हैं, रिप्रेजेंटेटिव कहते हैं, गवर्नमेंट कहते हैं, इनकी पॉलिसीज से कई बार ऐसा भी हो सकता है बच्चों की सरकार कोई डिसीजन ले, कोई पॉलिसी बना रही है और वो हम लोगों के फायदे में नहीं हो, तो ऐसे में हम क्या करेंगे? हम लोग रिवॉल्ट करेंगे, हम सरकार के खिलाफ आवाज उठाएंगे, है ना। तो कहने का मतलब गवर्नमेंट की जो पावर है, जो गवर्नमेंट की मन मर्जी है, उससे प्रोटेक्ट करने के लिए हमको कुछ फंडामेंटल राइट्स दिए गए। सेकंड थिंग, द कॉन्स्टिट्यूशन गारंटीज द राइट ऑफ इंडिविजुअल अगेंस्ट द स्टेट एंड अदर इंडिविजुअल। इसके साथ में कॉन्स्टिट्यूशन ने जो हमको राइट्स दिए, ये गारंटीड राइट्स है। गारंटीड राइट्स का मतलब अगर आपसे ये अधिकार छीने जाते हैं तो आप कोर्ट में जाकर अपने ये अधिकार मांग सकते हैं, चाहे छीनने वाला सरकार हो, गवर्नमेंट है, चाहे कोई दूसरा इंसान है। तो बच्चों, हमें हमारे अधिकार, जीने के अधिकार हैं, जिनके कारण हम लोग सर्वाइव कर सकते हैं, अपने आप को दूसरों से बचा के रख सकते हैं। ठीक है, आगे देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन गारंटीज द राइट ऑफ द माइनॉरिटीज अगेंस्ट द मेजॉरिटी। इसे समझिए बच्चों कि इसी के साथ में हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कुछ ऐसे राइट्स भी देता है जो माइनॉरिटीज की को सिक्योर करने के लिए। माइनॉरिटी कौन है? वे लोग जो पॉपुलेशन में कम है। अब वे लोग किसी धर्म के भी हो सकते हैं। जैसे आप देखिए बच्चों, हमारी कंट्री के अंदर पर्सी, सिख, जैन और बौद्ध रिलीजन और मुस्लिम कम्युनिटी जो है, ये माइनॉरिटी मानी जाती है। माइनॉरिटी मतलब कम है। ठीक है, इसी के अलावा अगर हम देखें तो कुछ लोग लैंग्वेज के बेस पर पॉपुलेशन में कम है, तो इनको माइनॉरिटी कहा गया है, जो बाकी जनसंख्या से कम होते हैं। तो इन माइनॉरिटीज के अधिकारों की रक्षा करना भी की भी गारंटी जो है वो हमारी कॉन्स्टिट्यूशन लेता है। तो आप ये समझ सकते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन ये गारंटी देता है कि जो माइनॉरिटीज है उनके राइट्स को मेजोरिटी से सिक्योर किया जाए। अब मेजोरिटी कौन? जिनकी जनसंख्या ज्यादा है, जो लोग ज्यादा तादाद में, अब वो किसी लैंग्वेज के भी हो सकते हैं, किसी कास्ट के हो सकते हैं, किसी रिलीजन के हो सकते हैं, किसी भी कम्युनिटी के हो सकते हैं। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन माइनॉरिटी को भी सिक्योर करता है, उसको सेफगार्ड करता है। ठीक है, आगे देखते हैं, देयर आर 6 फंडामेंटल राइट्स एंड प्रोवाइडेड बाय कॉन्स्टिट्यूशन। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है बच्चों, कई बार पूछा जाता है कि हाउ मेनी फंडामेंटल राइट्स आर देयर, राइट देयर नेम्स। आपको पूछा जाएगा कि कॉन्स्टिट्यूशन में कितने फंडामेंटल राइट्स हैं और सबके नाम भी बताने हैं। तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हमको 6 फंडामेंटल राइट्स प्रोवाइड करवाता है। ठीक है, अब ये 6 फंडामेंटल राइट्स कौन से हैं? तो देखिए बच्चों, पहला राइट है राइट टू इक्वालिटी। इक्वालिटी का मतलब क्या? वी ऑल आर इक्वल। देयर विल बी नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेस ऑफ कास्ट, रिलीजन, कलर, लैंग्वेज एक्सेट्रा। तो जाति, धर्म, भाषा के नाम पर कोई भेदभाव नहीं हो सकता। ठीक है, तो कहने का मतलब हम सब क्या है? कानून के सामने, सरकार के सामने हम सब इक्वल है। किसी तरह का भेदभाव कोई भी हमारे साथ नहीं कर सकता। अब सवाल उठेगा आपके मन में कि हम तो अपने आसपास रोज भेदभाव देखते हैं। कई बार हम देखते हैं कि हमारे समाज के अंदर, सोसाइटी के आसपास हम कुछ लोगों को नीची जाति मान लेते हैं, किसी को हम कहते हैं ये अनटचेबल है, किसी को कहते हैं ये बैकवर्ड है। तो ऐसा करना गलत है। अगर कोई इंसान ऐसा करता है तो कोर्ट में उसके खिलाफ लीगल एक्शन लिया जा सकता है। ठीक है, तो हमारा
कॉन्स्टिट्यूशन हमको इक्वालिटी का राइट देता है, मतलब हम सब क्या है, इक्वल है, कोई रिच नहीं है, कोई पुअर नहीं है, ठीक है। तो गवर्नमेंट सबको इक्वल ट्रीट करती है। सेकंड थिंग द राइट टू फ्रीडम। अब देखिए बच्चों, फ्रीडम हमको भी, जो फ्रीडम है राइट टू फ्रीडम, इसमें भी हमको 6 टाइप की फ्रीडम मिली हुई है। कितने टाइप की फ्रीडम है? 6 टाइप की फ्रीडम है, जिसमें आप देखिए फॉर एग्जांपल राइट टू स्पीच दिया हुआ है, राइट टू मेक अ एसोसिएशन, मतलब हम लोग अपनी सभा कर सकते हैं। इसके अलावा राइट टू लिव एनीवेयर इन द स्टेट, देश में हम कहीं पर भी जाके रह सकते हैं। राइट फॉर द राइट टू द लिवलीहुड, मतलब अपना कोई भी हम बिजनेस कर सकते हैं, लेकिन वो इलीगल नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप लोग जो है वो किसी भी गलत चीज का बिजनेस कर रहे हैं, जैसे देखिए ड्रग्स का कर रहे हैं आप, तो ड्रग्स का बिजनेस कर रहे हैं, वेपन्स बेच रहे हैं, तो ये तो गैर कानूनी है। आप अपनी इच्छा से कोई भी बिजनेस कर सकते हैं, लेकिन वो इलीगल नहीं होना चाहिए। तो इस तरह से हमारी गवर्नमेंट हमको 6, या हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो हमें 6 फंडामेंटल या फ्रीडम जो है 6 तरह की फ्रीडम हमको देती है, 6 तरह की आज़ादी या 6 टाइप की फ्रीडम की बात कॉन्स्टिट्यूशन में की गई है। नंबर 3 है राइट टू एक्सप्लॉयटेशन। एक्सप्लॉयटेशन का मतलब किसी का भी आप शोषण नहीं कर सकते, किसी का मिसयूज नहीं कर सकते। इसमें 2 चीजें आती है, ठीक है। एक का आता है चाइल्ड लेबर और दूसरा आता है बेकार। अब चाइल्ड लेबर क्या है बच्चों? 1 से लेकर 40 ईयर, मतलब 1 से लेकर 40 ईयर तक के बच्चे किसी भी तरह के फैक्ट्री में या किसी रिस्की जगह पर किसी भी इस तरह का काम नहीं करेंगे जिससे उनकी जान को जोखिम हो सके। तो बच्चों ये तो हो जाएगा क्या? चाइल्ड लेबर, तो ये इलीगल है। सेकेंड थिंग है कि जो बेकार है, बेकार का मतलब होता है वर्क विदाउट पेमेंट, किसी से जबरदस्ती काम करवाना और बदले में उसे पेमेंट नहीं देना, इसे बेकार कहते हैं। तो इस तरह के जो सिस्टम है वो भी हमारी कंट्री के अंदर गलत माने गए। तो हमें क्या फ्रीडम मिली है? राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। अगर कोई आपको एक्सप्लॉयट कर रहा है, अगर आपके साथ गलत व्यवहार किया जा रहा है, अगर आप एक पर एज अ चाइल्ड लेबर की तरह काम कर रहे हो, तो ये इलीगल है, ठीक है। अगली चीज से जुड़ी गई है राइट फ्रीडम ऑफ द रिलीजन। हमें हमारे देश में रहते हुए किसी भी धर्म को मानने का पूरा अधिकार है। तो कहने का मतलब ये है कि आपके धर्म को मानने पर किसी भी तरह की रोक सरकार नहीं लगा सकती, ठीक है। इसके अलावा देखें कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट। ये राइट जो है हमारी कंट्री में माइनॉरिटीज को, जो ट्राइब्स है उनको, SC ST OBC के लोगों को दिया गया है, साथ में हम लोगों को भी दिया गया है। अपने कल्चर को सिक्योर करने का, अपनी जो लोकल हम लोगों की जो मदर टंग है उसको सिक्योर करने का राइट हमको दिया गया, और राइट टू एजुकेशन भी हमको दिया गया। मतलब जिस लैंग्वेज में, जिस कल्चर से हम जुड़े हुए उससे रिलेटेड एजुकेशन हमको मिलनी चाहिए। गवर्नमेंट इस पर किसी तरह की रोक नहीं लगा सकती, ठीक है। इसके अलावा राइट टू द कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। टोटल मिला के 5 टाइप की रेमेडीज है। अभी रेमेडीज क्या है? रेमेडीज का मतलब है कि हमें ये जो ऊपर वाले 5 राइट्स है, मान लीजिए बच्चों हमें जो फंडामेंटल राइट्स मिले, अब आप गवर्नमेंट की क्या गारंटी कि फंडामेंटल राइट्स नहीं छीनेगी, और छीन लिया तो क्या करेंगे? या मान लीजिए आपसे किसी ने आपके अधिकार छीने, तो आप क्या करोगे? तो आप क्या करोगे? आप इस राइट का यूज करोगे, कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज का यूज करोगे, कोर्ट जाओगे, रिट लगाओगे, केस करोगे। तो 6 फंडामेंटल राइट्स में से सबसे इंपॉर्टेंट जो फंडामेंटल राइट है बच्चों वो है कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज जो है ऊपर वाले 5 राइट्स को सिक्योर करता है, मतलब हमारे सारे फंडामेंटल राइट्स को सिक्योर करने का काम कौन करता है? कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज करती है। मतलब कोर्ट जाकर हम लोग अपने अधिकारों की मांग कर सकते हैं, ठीक है। इसी के साथ में बच्चों 2000 हम लोग कह सकते हैं कि बाद में हमारे इस फंडामेंटल राइट्स के अंदर राइट टू एजुकेशन भी जोड़ दिया गया 2004 के अंदर। तो अब हमारा राइट टू एजुकेशन जो है वो भी हमारा फंडामेंटल राइट्स है। क्या कहा गया फंडामेंटल राइट्स में? कि 1 से 14 ईयर तक के बच्चों को फ्री और कंपल्सरी एजुकेशन दी जाएगी। गवर्नमेंट स्कूल्स में आप देखते हैं कि फ्री एजुकेशन दी जाती है और ये कंपल्सरी भी है। तो अगर कोई भी पेरेंट्स अगर आपसे आपके
पढ़ने का अधिकार छीनता है तो ये भी इलीगल माना गया है। ठीक है, तो बच्चों को पढ़ाना पेरेंट्स की ड्यूटी मानी गई है और बच्चों का हक माना गया है। ठीक है, तो बच्चों टोटल 6 फंडामेंटल राइट्स जो है वो हमको कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोवाइड कराए गए। आगे हम देखते हैं कुछ और खास बातें। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हैज अ सेक्शन ऑफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी टू इंश्योर सोशल एंड इकोनॉमिक रिफॉर्म्स एंड टू सर्व एज अ गाइड टू द स्टेट। अब इसके अलावा हमें जो ये 6 फंडामेंटल राइट्स दिए गए बच्चों, इसके अलावा गवर्नमेंट को भी कुछ ड्यूटी दी गई है। ठीक है, और इन जो हमारी कंट्री है, जो हमारी गवर्नमेंट है, इनके लिए कुछ डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स बनाए गए। डायरेक्टिव प्रिंसिपल का मतलब नीति निर्देश, मतलब गवर्नमेंट जो भी पॉलिसी बनाएगी, सरकार जो भी कानून बनाएगी, कानून बनाने से पहले कुछ डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स का ध्यान रखेगी। उन डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स को ध्यान में रखकर ही सरकार कानून बना सकती है। ठीक है, कोई भी पॉलिसी बना सकती है। और डायरेक्टिव प्रिंसिपल क्यों बनाए गए हैं? ताकि कंट्री के अंदर पॉवर्टी को, कुछ सोशल प्रॉब्लम्स को दूर किया जा सके। वुमेन और चाइल्ड सेक्शन को, या जो बच्चे हैं, औरतें हैं, इनकी कंडीशन को सुधारा जा सके। इसी के साथ में गरीबी को कम किया जा सके। तो जिस तरह से देश में रहने वाले लोगों के लिए फंडामेंटल राइट्स कॉन्स्टिट्यूशन में दिए गए हैं, उसी तरह से हर गवर्नमेंट के लिए, हर सरकार के लिए, चाहे वो किसी भी स्टेट की हो, हर सरकार के लिए गाइडलाइन दी गई है जिसको डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स कहते हैं। तो सरकार जब भी कानून बनाती है तो इन डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स को ध्यान में रखते हुए बनाती है, ताकि कंट्री के अंदर लोगों की जो पॉवर्टी, गरीबी जैसी जो प्रॉब्लम्स है बच्चों, उनको सॉल्व किया जा सके। जो वुमेन्स है उनकी कंडीशन को सुधारा जा सके। जो बच्चे हैं उनका डेवलपमेंट किया जा सके। तो इस तरह से ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स जोड़े गए। अब हम अपने लास्ट टॉपिक पे आ रहे हैं। लास्ट की फीचर है जो है सेक्युलरिज्म। बहुत ही छोटा टॉपिक है। सेक्युलरिज्म का मतलब क्या है? तो सिंपल सी बात है बच्चों, एक ऐसा स्टेट, एक ऐसी कंट्री जो किसी रिलीजन में बिलीव नहीं करती, या ये कह सकते हैं कि एक ऐसा देश जिसका कोई स्टेट रिलीजन नहीं है। मतलब किसी, जैसे देखिए बच्चों, हमारी कंट्री में कई सारे रिलीजन के लोग रहते हैं, जैसे हिंदू हैं, मुस्लिम है, सिख है, पारसी है, जैन है और बौद्ध है। इसके अलावा भी काफ़ी लोग रहते हैं, अलग अलग कल्चर को बिलोंग करते हैं, अलग अलग लैंग्वेज को बिलोंग करते हैं, सबका कस्टम अलग है। लेकिन फिर भी इसीलिए इस चीज़ को ध्यान में रखा गया है बच्चों कि हमारी कंट्री के अंदर, हमारी कंट्री का कोई स्टेट रिलीजन नहीं है, मतलब हमारे देश का कोई धर्म नहीं है। हमारी कंट्री सारे रिलीजन में इक्वल बिलीव करती है। ठीक है, सभी धर्मों को बराबर मानती है और देश का कोई धर्म नहीं अपनाया गया है। जबकि आप बच्चों देखें कि जितनी भी यूरोपियन कंट्रीज हैं, या जितनी भी कह सकते हैं कि जो मुस्लिम कंट्रीज है, वहाँ पर पर्टिकुलर हर स्टेट का अपना एक स्टेट रिलीजन है। जैसे वेस्टर्न कंट्रीज में आप देखिए कि क्रिश्चियन रिलीजन जो है वो स्टेट रिलीजन है। आप नेपाल चले जाइए, यहाँ आपको मिल जाएगा जो मोस्टली लोग हिंदू हैं, लेकिन फिर भी दूसरे रिलीजन को मानते हैं। इसी के अलावा आप देखिए, आप चाइना चले जाइए, वहाँ पर आपको बुद्धिस्ट रिलीजन जो है चाइना का स्टेट रिलीजन है। मोस्टली जो मुस्लिम कंट्रीज हैं वहाँ पर उन लोगों का या उस स्टेट का मुस्लिम रिलीजन जो है स्टेट रिलीजन माना गया है। लेकिन हमारी कंट्री का कोई रिलीजन स्टेट रिलीजन नहीं माना गया। ठीक है, तो इस तरह से सेक्युलरिज्म का मतलब क्या हुआ? The state does not promote any one religion as the state religion, and Constitution also maintain 11 fundamental duties. अब सेक्युलरिज्म के साथ साथ हमारी कॉन्स्टिट्यूशन में 11 फंडामेंटल ड्यूटीज भी जोड़ी गई है। अब ड्यूटीज का मतलब बच्चों आप समझ गए होंगे। ड्यूटीज का मतलब होता है कर्तव्य, हमारी जिम्मेदारियां। तो देखिए बच्चों, जिस तरह से हमको अधिकार दिए गए, हमको राइट्स दिए गए, तो देश के प्रति, हमारी कंट्री के लिए हमारी कुछ ड्यूटी भी तो बनती है ना? अपनी कंट्री को यूनाइटेड रखना, अपनी कंट्री के जितने भी ओल्ड मॉन्यूमेंट्स हैं उनको सिक्योर करना, है ना? जो पब्लिक प्लेसेस है उनको साफ रखना, पेड़ों को बचाना, वाइल्ड एनिमल्स को बचाना। इसी के साथ में वे लोग जो फ्रीडम फाइट में शामिल हुए थे उनके मॉरल्स को अपनाना। तो ये कुछ ऐसी चीज़ें, इसके साथ में साइंटिफिक नेचर को अपनाना, अंधविश्वास नहीं करना, मिलकर रहना, देश में जब युद्ध हो, जब वॉर हो तो देश की रक्षा करने के लिए
तो ये कुछ फंडामेंटल ड्यूटीज है, मतलब हम इस कंट्री के सिटीजन्स हैं, तो इसका मतलब हमारी कुछ देश के लिए जिम्मेदारियां भी बनती है जिनको ड्यूटीज कहा गया है। तो बच्चों इस तरह से हम लोगों का इस चैप्टर में हमने देखा कि कॉन्स्टिट्यूशन के कुछ की फीचर्स हमने जाने, साथ में हम लोगों ने ये भी जाना कि कॉन्स्टिट्यूशन की नीड क्यों जरूरी है। ठीक है, तो इस तरह से इस चैप्टर में हमने कई सारी नई बातें जानी है। कल वापस हम लोग मिलेंगे नए चैप्टर के साथ, नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।